नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है जीके मुकेश देवसी यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से एक टॉपिक एक चर्चा का कारण बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो जातीय जनगणना होती है। जी हाँ, जो जातिगत जो जनगणना है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये जातिगत जनगणना सही है, ये गलत है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये कितनी बार अब तक हो चुकी है। सो जातिगत जनगणना के बारे में अपन इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। आखिर क्यों बड़ी पार्टियां इसका विरोध कर रही है, क्यों छोटी पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही है, उनके बारे में भी अपन इस वीडियो में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। सो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके मुकेश देवसी पर अभी तक नए हो और इसी तरह के शानदार इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप चाह रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना के बारे में बात करने से पहले एक बार अपन बात करते हैं जनगणना पर। जनगणना क्या होती है? तो नॉर्मली किसी भी देश में जो वहाँ निवास कर रहे जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, उनके बारे में एक जो मोटी मोटी डिटेल अपन को पता चलती है वो जनगणना के माध्यम से पता चलती है कि भारत में वर्तमान में कितनी जनसंख्या रह रही है। जनगणना प्रति 10 वर्ष में एक बार होती है। जी हाँ, 2011 में जनगणना हुई थी। सो आखिर ये जातीय जनगणना क्या है? तो नाम से स्पष्ट है, जातीय जनगणना मतलब कौन व्यक्ति किस जाति का है वो अपन इस जातीय जनगणना में पता कर सकते हैं। जी हाँ, कि किस कम्युनिटी के, किस समुदाय, किस जाति के कितने लोग भारत में वर्तमान में रह रहे हैं, कितने निवास कर रहे हैं। सो वो सब आइडिया अपन को जातिगत जनगणना से पता चलता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस जातिगत जनगणना का इतिहास क्या रहा है। जी हाँ, हिस्ट्री क्या रही है इस जो जातिगत जनगणना है उसकी। तो जी हाँ प्यारे मित्रों, जातिगत जनगणना जो कि सबसे पहले शुरू हुई थी 1931 में ये शुरू हुई थी। पहली बार भारत में जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। तो 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके जो आंकड़े थे वो सरकार ने पब्लिक भी किए थे 1931 में। उसके बाद 1941 में फिर से जो जातिगत जनगणना है वो की गई, लेकिन इस बार उनके आंकड़े जो कि उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया, कहा गया कि इन आंकड़ों में कुछ कमियां हैं, इस कारण इन आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार 1951 में भी फिर से बात चलने लगी कि जातिगत जनगणना करो। तब जो सरदार पटेल साहब है, उस टाइम के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना सही नहीं है, इस कारण अपन इनके आंकड़े प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर से 2010 में जब बीजेपी विपक्ष में थी और कांग्रेस जब सत्ता पक्ष में विद्यमान थी, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, उस टाइम जो बीजेपी के जो वरिष्ठ दिवंगत नेता थे गोपीनाथ मुंडे जी, उन्होंने कहा था कि अभी समय आ गया है कि अपन को जातिगत जनगणना करनी चाहिए। आखिर जानने का प्रयास करना चाहिए कितने लोग किस जाति में निवास करते हैं, ये अभी पता करना चाहिए। और अब अपन बात करने वाले हैं कि वर्तमान में ये बात वापस से फिर से क्यों ये उठ खड़ी हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है जो कि अभी जो पिछली 4 जनवरी गई है उसके बाद से जो बिहार में फिर से एक जातिगत जनगणना शुरू करने वाली है। तो ये पता करेगी बिहार सरकार के बिहार में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस जातिगत जनसंख्या के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले अपन जो जातिगत जनगणना है उनके हानि क्या है, उनके नुकसान क्या है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो नुकसान है वो है कि जातिगत जनसंख्या अगर जातिगत जनगणना अपन कर लेंगे उसके बाद कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा किस जाति की कितनी संख्या है। और उसके बाद अगर मान लो किसी जाति की संख्या कम है, मान लो पहले वो 18% थी, अब वो 15% पर आ गई है, तो वो कहीं ना कहीं चाहेगी कि हमारी संख्या फिर से बढ़े। सो इस कारण जो कि अपन परिवार नियोजन जो एक अभियान अपन चला रहे हैं कि भारत में जो जनसंख्या है वो कंट्रोल हो जाए, अब ज़्यादा ही बढ़ रही है। सो उस जो परिवार नियोजन जो अपन ने स्कीम चलाई है कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगी ये जातिगत जनगणना। कि मान लो अगर अपने समुदाय में तो इतने लोग हैं और पिछली बार इतने थे, तो हमें अपने समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ानी चाहिए। सो इस कारण वो संख्या बढ़ाने में लग जाएंगे और ये कहीं ना कहीं परिवार जो नियोजन कार्यक्रम है उसके खिलाफ होगा। सेकंड बात जो कि सबसे बड़ी मैटर करेगी ये है कि देश में जातिगत जनगणना के आधार में हमें पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है। सो कहीं ना कहीं इस जातिगत जनसंख्या से, जातिगत जनगणना से देश के जो सामाजिक ताना बाना है उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कि जी हाँ दोस्तों, के इस जाति की इतनी संख्या, इस जाति की इतनी संख्या है। सो एक समुदाय विशेष में, एक लोगों में एक कहीं ना कहीं जाति के कारण एक क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। एक अपन कह सकते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं
मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बुरी चीज है कि किसी देश की जातिगत जनगणना के कारण देश में सामाजिक जो ताना बुना है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसके फायदे क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसके लाभ क्या क्या है आखिर जातिगत जनगणना के। तो जी हाँ दोस्तों, जातिगत जनगणना के बहुत सारे लाभ है। उनमें जो सबसे प्रमुख लाभ जो कि जातिगत जनगणना को जो सपोर्ट करने वाले जो दल है वो इनका सबसे बड़ी दलील रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कि जो जातिगत जनसंख्या है, जातिगत जनगणना है, उनके बारे में पता चल जाएगा कि किस जाति को हकीकत में फायदा हुआ है, किस जाति को नुकसान हुआ है, कौन सी जाति कम हुई है, कौन सी जाति की संख्या बढ़ी है। इस कारण एक ओवरऑल अपन को पता चल जाएगा कि अपन ने जो आरक्षण दिया है वो किस जाति के लिए कारगर साबित हुआ है, किस जाति को आरक्षण के कारण नीचे दबना पड़ रहा है। ये जो बातें हैं वो इस जातिगत जनगणना से बाहर आ जाए। दोस्तों, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस जो जातिगत जनगणना है उसके परिणाम क्या होंगे। जी हाँ दोस्तों, जब पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, कहीं ना कहीं जो आरक्षण वाला जो दबा हुआ मामला है वो फिर से खड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की एक लिमिट मान ली है कि उससे ज्यादा आरक्षण कोई भी राज्य किसी जाति को नहीं दे सकता है टोटल मिलाकर। जब जातिगत जनगणना होगी उसके बाद पता चलेगा कि ये जाति तो इतनी कमजोर है कि नीचे दबी है, फिर से आरक्षण की बात वापस आ जाएगी कि इन्हें आरक्षण देकर उठाना चाहिए। अगर इन्हें आरक्षण देकर उठाना चाहिए तो जो 50% का जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं उसकी जो बाउंड्री है वो क्रॉस हो जाएगी और इस कारण आरक्षण फिर से उन्हें आरक्षण को फिर से एक रीशेड्यूल करने की भी बात इस जातिगत जनगणना के बाद उठ जाएगी। ये एक बड़ा चेंज हो सकता है कि आखिर अगर जातिगत जनगणना हुई तो ये एक आमूलचूल परिवर्तन होगा कि फिर से आरक्षण को लेकर जो मुद्दे हैं वो चिढ़ जाएंगे। अब अंत में एक जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम जातिगत जनगणना के सपोर्ट में होना चाहिए या उसके विपक्ष में होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जातिगत जनगणना एक सामान्य नागरिक की तरफ से अगर हम सोचें तो ये होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए जातिगत जनगणना? क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि किस जाति है उसे कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं जो डेटा होते हैं वो हमें एक वास्तविकता दिखाते हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है। जो जातिगत जनगणना होगी उनके डेटा हमें वास्तविकता दिखाएंगे कि आखिर जब अपन को आरक्षण दिया गया, अपन को जो स्थितियां प्रदान की गई उसके कारण अपन को कितना नुकसान हुआ है, किस जाति को कितना फायदा हुआ है और कौन सी जाति अभी भी दबी हुई है। इसके बारे में एक ओवरऑल अपन को एक जानकारियां मिल जाएगी जिससे अपन उन जातियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सामाजिक उत्थान के लिए अपन प्रयास कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं अपना एक पूर्ण रूप से टारगेट ये है कि भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए अपन को छोटी छोटी जातियों को उत्थान करना, उनका सामाजिक उत्थान करना बहुत जरूरी है। मेरी नज़र में जातिगत जनगणना जरूर से होनी चाहिए। बाकी इस जातिगत जनगणना के बारे में आपके क्या ख्याल है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि दोस्त भी समझेंगे कि भाई अपना दोस्त भी कुछ अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर कर रहा है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक नए हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक प्यारे से मस्त से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।